चलिए पीटी का सेकेंड शिफ्ट का बायोलॉजी का है, फिजिक्स हम लोग का हो गया था कल क्लियर। बायोलॉजी का पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कैल्शियम। आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम। कैल्शियम जो धातु है ये हमारे शरीर में रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। तो हमारे शरीर में कई चीज़ें, कई पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, जिसमें आप धातु अगर पूछे कौन सा, तो क्या बोलेंगे? कैल्शियम। विटामिन अगर पूछे को के हो जाएगा। प्रोटीन अगर पूछे तब क्या बोलेंगे? कौन सा प्रोटीन? फाइब्रोनोजिन। तो हाँ, तो इस प्रकार से रक्त का थक्का जमाने में, अगर देखिए वहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि हमको धातु पूछ रहा है कि विटामिन पूछ रहा है या प्रोटीन पूछ रहा है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा सब पूछ क्या रहा है। देखिएगा कि रक्त का थक्का जमना, ये तो आंसर हो जाता है इसका कैल्शियम। रक्त का थक्का जमने में कौन कौन सी चीज़ें मदद करता है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो रक्त में प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम होता है। एंजाइम अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? प्रोथ्रोम्बिन होता है। अगर प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजेन होता है। देखिए आपको सवाल अलग अलग ढंग से पूछ देता है। हम लोग करते हैं क्या है, केवल विटामिन के को याद रख लेते हैं और हम यही आत्मसात कर लेते हैं कि केवल विटामिन के जो है ये हमारे रक्त को जमने में मदद करता है। लेकिन सवाल की प्रकृति क्या होगी कि एंजाइम के बारे में पूछ रहा है, या फिर विटामिन के बारे में पूछ रहा है, या फिर प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है, या फिर आपको धातु के बारे में पूछ रहा है। ध्यान आपको ये रखना कि सवाल की प्रकृति क्या है। हो सकता है बीपीएससी वाले अगर ले तो आपको फंसा देगा। जैसे कि धातु पूछा, सीधा देता सिंपल सवाल कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ, इनमें से एंजाइम या बोल दे या सीधा पदार्थ बोलेगा तो पदार्थ का मतलब सारे चीज़ आ गया। बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। उसमें अगर आपको प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम दे दे, विटामिन के दे दे, कैल्शियम दे दे, तो मान लीजिए कि आप क्या करिएगा, और इनमें से कोई नहीं एक से अधिक दे दे, तो आप आराम से क्या करिएगा, बहुत सारे बच्चे विटामिन के मार करके निकल जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि कुछ प्रोटीन भी मदद करता है, कुछ एंजाइम भी मदद करता है, कुछ धातु भी मदद करता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग याद रखेंगे रक्त के थक्का बनने में एंजाइम की अगर बात करेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम मदद करता है। प्रोटीन की बात करेंगे तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन मदद करता है। और अगर धातु की बात करेंगे तो कैल्शियम धातु रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है साहब। यकृत द्वारा निर्मित विटामिन के भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। तो एंजाइम की बात प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटीन की बात फाइब्रिनोजन, धातु की बात कैल्शियम, और विटामिन की बात तो के। ठीक है साहब। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? फिनोक्यूनोन। सही बात है ना? पक्का ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए साहब, हिपेरिन जो होता है ये एंटी प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो सामान्य अवस्था में रक्त नलिकाओं में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। कौन? हिपेरिन। ये एंटी प्रोथ्रोम्बिन होता है। इसका मतलब समझ में आया? देखिए प्रोथ्रोम्बिन ये क्या करता है? एंजाइम। ये एंजाइम है और ये एंजाइम रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। तो रक्त का थक्का कब बनता है? जब कहीं कट फट जाता है, तब ये क्या होता है कि ये सारे विटामिन एंजाइम मिलकर के ना एक जालीदार नुमा रक्त को बना देता है, और वो जालीदार नुमा से जो कण होता है रक्त का वो आकर के फंस जाता है। आप देखिएगा कि जहाँ कटता है, जब रक्त का थक्का बनता है ना, तो वहाँ पर पानी अलग हो जाता है, और जो उसका कण होता है ना ब्लड का, वो अलग अलग हो जाता है। फिर बाद में जा करके बोलते हैं कि खट्टी हो गया। कौन सी बोलते हैं? खट्टी हो गया बोलते हैं ना। तो वो जो खट्टी बोल रहे हैं वो ब्लड का कण है, और उसको अलग करने में जो मदद करता है वो एंजाइम करता है, प्रोटीन करता है, धातु करता है, और विटामिन के करता है। अब समझिए कि कटने के बाद ही थक्का क्यों बनता है ब्लड का? कटने के बाद ही बनता है ना।
जब भी बनता है तो कैसे बनता है, कटने के बाद ही बनता है। अब देखिए साहब, जब हाथ पैर कट गया इस तरह का, तब रक्त का थक्का बनता। तो हो सकता है कि कभी कि हमारे नलिकाओं में जो ब्लड नलिकाएं हैं, जैसे कि धमनी हो गया, सीरा हो गया, हो सकता है कि अगर ब्लड में अगर ये सारे एंजाइम पाया जाता है, तो हो सकता है कि जब हमारे शरीर के अंदर हो फिर भी ब्लड को क्या कर दे, वो जमा दे। ऐसा भी हो सकता है ना, जब इसका काम ही है जमाना। तो हो सकता है कि रक्त का थक्का कटने के बाद बनना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे धमनी में, सीरा में ही क्या कर दे, जमा दे। इतने सारे चीज़ जमाने के लिए होता है, एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, धातु होता है, सारे मिलके जमा रहा है। तो हो सकता है कि हमारे धमनी में भी जमा सकता था, हमारे सिरा में भी जमा सकता था ब्लड को, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें एक हिपेरिन पाया जाता है, और ये होता है एंटी प्रोथ्रोम्बिन होता है। मतलब प्रोथ्रोम्बिन अगर एंजाइम जमाने का काम करता है, तो हिपेरिन क्या करता है कि हमारे नलिकाओं में रक्त को जमने से रोक देता है। ऐसा नहीं बात है, इतना फैक्ट्स हम लोग ध्यान में रखेंगे। रक्त का थक्का नहीं बनना यह बीमारी है, और यह बीमारी क्या कहलाता है, हीमोफीलिया कहलाता है। क्या कहलाता है, हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया जो है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनना, हीमोफीलिया बीमारी, यह एक आनुवांशिक रोग है। कौन सा रोग है, आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग उसको कहेंगे जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता से उसके बच्चों में, उनके संतानों में चलते आ रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हीमोफीलिया। और कहा जाता है कि सर्वप्रथम हीमोफीलिया जो मिला था वो महारानी विक्टोरिया को। कैसे मिला था, महारानी विक्टोरिया को मिला हुआ था, महारानी विक्टोरिया को हुआ था। इसीलिए करके इस डिजीज को, इस बीमारी को क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज कहते हैं। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखेंगे। देखिए समान अवस्था में क्या कंपाउंडर कितना देर में जमना चाहिए ब्लड, कितना देर में जमना चाहिए ब्लड को, बताइए। अभी स्टार्ट किए हैं। क्या सोच रहा है कि कंपाउंडर, देखिए अगर कंपाउंडर क्यों छोड़ेगा, अगर पूछ रहे हैं उनसे कंपाउंडर है तो और तो बढ़िया है ना कि यहाँ पढ़ रहा है, ये चीज़ें काम करेगा कंपाउंडरी में भी, और कंपाउंडरी वाला काम करेगा यहाँ भी। बताइए, तो दोनों फायदा है ना इसको। कभी स्फेग्नोमैनोमीटर के बारे में पूछ देते हैं, चलिए तो पूछते हैं तो उसके लिए फायदा है, जानकारी मिल रहा है। क्या रोहित, सही बात है ना, जानकारी मिल रहा है ना, कि आपको बुरा लग रहा है। तो आप देखिए कितना स्मार्ट कंपाउंडर हो गया होगा, अभी बोलता है होगा कि स्फेग्नोमैनोमीटर है कि नहीं। तो दूसरा जो है सो कंपाउंडर मुलुर मुलुर इसका मुंह देखता होगा, कौन सी बोल दिया ये। तो चलिए, तो समान रखिए, समान रक्त का जो थक्का होता है ना, आप चेक करते होंगे बहुत लोगों को, जब ये हो जाता होगा ना, प्लेटलेट्स जब गिरता होगा तो आप वहाँ पर चेक करते होंगे, समझ रहे, एक नीडल मार करके ना आप देखते होंगे रुई से ऐसे करके कि कितना देर में इसका ब्लड जो है सो रुकता है, ये चेक करते होंगे। तब उस पर लिखते होंगे, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन पर कि इतना से इतना देर में इसका ब्लड रुका, समझ रहे। तो वही हम चेक करते हैं। प्लेटलेट जो ही घटेगा तो स्वाभाविक बात है कि उसका रक्त का थक्का क्या हो जाएगा, बनना देर हो जाएगा, देर से बनेगा, नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में ना आप बोल दीजिएगा कि उसको किसकी बीमारी हो गई है, हीमोफीलिया हो गई है। लेकिन नॉर्मली 2 से लेकर के 5 मिनट के अंदर में नीडल आप मारे और 2 से 5 मिनट में अगर ब्लड बंद हो गया तो इसका मतलब है वो समान है, कोई दिक्कत नहीं है। आए समझ, एगो टेस्ट बता दिए ना। चलिए अब देखिए साहब, क्योंकि ये पूछा था रक्त का थक्का बनाने के में, तो आप देख लीजिए कि किस किस की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। हो सकता है कि कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा, मतलब हीमोफीलिया की बीमारी आ जाएगी। उसी तरह से अगर आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी, एनीमिया रोग, एनीमिया रोग हो जाएगा। अगर आयरन, देखिए कोई भी चीज़ अति नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो बहुत कम मत पढ़िए, ये नहीं कि केवल किताब उल्टाए, चैप्टर देख लिए कौन सा बस बंद कर दिए। अगर कम पढ़िएगा फिर भी बीमारी धर लेगा, अधिक पढ़िएगा फिर भी बीमारी धर लेगा, अधिक पढ़िएगा तो बिशनपुर वाला पगलहवा के जैसे ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहिएगा। आए समझ में। इसीलिए करके क्या हुआ, तो इसीलिए करके आप ना तो कम पढ़िए बहुत कम, ना ही बहुत अधिक पढ़िए। उसी तरह से शरीर में कोई भी चीज़ चाहिए ना तो एकदम मात्रा में चाहिए, अति कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा बात है। तो अगर आयरन की शरीर में कमी हो जाएगा तो आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। इसको बोलते हैं रक्त अल्पता, हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता।
ठीक है साहब, ये बीमारी हो जाएगी, आयरन की कमी होगी तो। और आयरन अगर अधिक हो जाए तब उसको कौन हो जाएगा, पॉलीसिस्थेमिया। क्या हो जाएगा, पॉलीसिस्थेमिया हो जाएगा बीमारी साहब, अगर अधिक हो जाएगा तो, ठीक है ना। चलिए, अस्थि मज्जा में देखिए रक्त कहाँ बनता है, रक्त का निर्माण जो होता है, रक्त का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है ना। और कभी कभी कंडीशन ऐसा होता है कि अस्थि मज्जा यानी इंग्लिश में उसको बोलते हैं बोन मेरो। बोन मेरो अगर खराब हो जाए, किसी प्रकार की उसमें परेशानी आ जाए, तो उस समय रक्त का जो बनना होता है ना वो बंद हो जाता है। क्या जाता है, रक्त का बनना बंद हो जाता है, ठीक है ना। और रक्त का बनना अगर बंद हो जाए तब वो कहलाता है ब्लड कैंसर। क्या कहलाता है, ब्लड कैंसर। और उसको बोलते हैं साधारण भाषा में ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, ठीक है। अब देखिए, ये ब्लड कैंसर जो होता है ना, इसमें क्या होता है, अस्थि मज्जा रक्त बनाना ही क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो ऐसे जो है सो पेशेंट को हम लोग करते क्या है कि ब्लड चढ़ाते हैं पर मंथ, या उस रेशियो से कितना जल्दी इसका ब्लड खपत हो जाता है इसके बॉडी में, तो हम ऊपर से इसको क्या करते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं। और ब्लड चढ़ा करके उसको जिंदा रख पाते हैं। या फिर दूसरा ट्रीटमेंट इसका होता है बोन मेरो ट्रांसप्लांट, मतलब बोन मेरो को ही क्या कर देते हैं हम लोग, बदल देते हैं। आप जब चिकन वगैरह खाते होंगे ना, तो उसका जो हड्डी होता होगा ना, हड्डी के अंदर में जो खोला होता है ना, खोल, उसके अंदर देखिएगा कि लाल लाल जैसा जम जाता है। वो जो आप लाल लाल देखते हैं हल्का ब्लैक टाइप का, वही है, क्या है वो, बोन मेरो है, अस्थि मज्जा, ब्लड वहीं बनता है। और कहा है, अगर पूछेगा कि ब्लड का कब्रगाह किसे कहा जाता है, क्या बोलेंगे हम लोग, प्लीहा। क्योंकि प्लीहा में जा करके ब्लड का कण क्या जाता है, मर जाता है, डेड कर जाता है। इसीलिए करके जो है सो रक्त का कब्रगाह किसे कहेंगे, कब्रगाह प्लीहा को कहेंगे, प्लीहा को, ठीक है ना, प्लीहा को। क्लियर है ना। अब देखिए साहब, कैल्शियम की कमी से कौन सी जो हो गई थी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का बनना बंद हो जाएगा, धातु अगर। आयरन अगर कम हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा। आयरन अगर अधिक हो जाए तो पॉलीसिस्थेमिया हो जाएगा। और रक्त अगर नहीं बनेगा ही नहीं, तब क्या हो जाएगा, उसको ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया हो जाएगा। और अगर सोडियम की कमी शरीर में हो जाए तब उसको कौन सा बीमारी हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया। क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। सोडियम की अगर कमी हो जाए शरीर में तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। अगर सोडियम अधिक हो जाए शरीर में तब उसे क्या हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया। क्या हो जाएगा, देखिए, अगर कमी हो जाएगा तो हाइपो, और अधिक हो जाए तो हाइपर। देख रहे हैं ना, कमी हो जाएगा तो हाइपो और अधिक हो जाएगा तो हाइपर। इस बात को याद रखिएगा साहब, क्योंकि ऑप्शन में डालेगा आपको दोनों, ऑप्शन में डालेगा आपको दोनों। हो सकता है कि आप कंफ्यूज करके मार दीजिएगा। या बीपीएससी वाले क्या करेगा कि कमी दे देगा, हाइपो नहीं डाल के हाइपर डाल देगा, आपको लगेगा तनिक स्पेलिंग लगता है इधर उधर हुआ है। ऐसा बात नहीं है साहब, याद रखिएगा कि सोडियम की अगर कमी हो जाए तो हाइपोनेट्रीमिया, और सोडियम अगर शरीर में अधिक हो जाए तो हाइपरनेट्रीमिया, ऐसा में। और जब हाइपरनेट्रीमिया आपको हो जाएगा ना, तो आपको पसीना बहुत अधिक आएगा, पूरा शरीर में दर्द बहुत करेगा, पसीना पूरा चलेगा, बुखार आ सकता है, प्यास पूरा एकदम पूरा लगेगा, 10-10 से 20-20 मिनट में आपको लगेगा हमेशा प्यास लगले है, समझ रहे। पानी जो है सो भर करके पेट फूल जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि एकदम जो है सो प्यास लगले है, आप बार बार पानी पिएगा, समझ रहे। किस बीमारी में, हाइपोनेट्रीमिया में। ऐसा में गला सूखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। नमक की कमी, आयोडीन की कमी से बोलते हैं घेघा रोग या गलकंड रोग, समझ रहे हैं, तो उसको वो बोलते हैं, या ग्वाइटर रोग बोलते हैं, वो आयोडीन की कमी से। हम यहाँ तत्व की बात कर रहे हैं। सोडियम पूछेगा तो ये बीमारी यही बोलता कि आयोडीन की कमी से, तब बोलते हैं हम लोग, अगर बोलता आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो इसको बोलते हैं गलकंड रोग, गलकंड रोग, या इसी को बोलते हैं घेघा रोग, और इसी को बोलते हैं ग्वाइटर रोग। क्या बोलते हैं इसी को, ग्वाइटर रोग बोलते हैं, ठीक है साहब। चलिए क्लियर, क्या बोले, हाँ ऐसा नहीं बात है। तो आयोडीन की कमी पूछेगा तब हम लोग ये बोलेंगे, बोलेगा कि आयोडीन की कमी होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्या बोलेंगे, थायराइड ग्रंथि। क्या बोलेंगे, थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाता है। चलिए ऐसा नहीं बात है, हाँ। चलिए अगला देखिएगा कि पोटेशियम की कमी, अगर पोटेशियम की कमी शरीर में हो जाएगा तब उसको हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। अगर पोटेशियम शरीर में अधिक हो जाएगा तब उसको हाइपरकैलेमिया। देखिए अधिक में हमेशा क्या हो रहा है, हाइपर, और कमी में क्या हो रहा है, हाइपो। इस बात को साहब ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए हाइपर और हाइपो, चलिए इतना फैक्ट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है,
इससे। चलिए साहब अगला, प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम मेटासिलिकेट। ये सवाल समझ में आया कि प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। देखिए, आप कभी देखे होंगे हॉस्पिटल वगैरह में जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो उससे पहले ना वो जो भी औजार का प्रयोग करेगा, चाहे वो कैंची हो या जो भी चीज़ें हो, तो उसका स्टरलाइजेशन करता है। आप देखते हैं गर्म करता है उसको, 115 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करता है, स्टरलाइजेशन होता है ना। तो स्टरलाइजेशन में एक दवा डाली जाती है, वही दवा जो है कौन सी दवा है? सोडियम मेटासिलिकेट। मतलब उसके ऊपर कोई भी कीटाणु वगैरह अगर है तो उसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। क्या रोहित, सही बात है ना? नहीं, आप तो फिजिशियन यहाँ रहते तो आपको नहीं पता होगा, सर्जन की बात है यह, ठीक है ना। तो ये कीटाणुनाशक, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि उसको नहीं धोते हैं, उस पर कोई बैक्टीरिया वगैरह है, कोई कीटाणु वगैरह है, अगर उसी से सर्जरी कर देते तो ऐसा नहीं है कि सर्जरी नहीं होगा। ये नहीं कहेगा कि कीटाणु बैठल हम सर्जरी नहीं होंगे, सो बात नहीं होगा। लेकिन आप उसकी सर्जरी कर दिए ना तो इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको बाद में पता चलेगा उसमें पस बनना शुरू हो जाएगा, उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, वो फूल जाएगा जिस अंग पर आप ऑपरेशन सर्जरी करिएगा। समझ रहे हैं ना? आप देखिएगा कि बहुत क्या कहते हैं, लोगों को जब ऑपरेशन होता है ना तो 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद लगेगा छूट गया है, लेकिन 2-3-4 महीना के बाद दर्द शुरू हो जाएगा, गांठ बन जाएगा, वहाँ से पस आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि डॉक्टर जो था ना स्टरलाइजेशन सही से नहीं किया है। आए समझ में? मेन रीजन ही बनता है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि उसका ड्रेसिंग सही से नहीं हुआ हो, इस वजह से इन्फेक्शन होने के वजह से वो गांठ बन जाना या फिर वहाँ से पस आना, दर्द होना, ये शुरू हो जाता है। समझ रहे? इसीलिए करके ऑपरेशन से पहले जो डॉक्टर होगा वो स्टरलाइज कर लेता है सारे जो है सो औजार को। आए समझ बात है? और कितना डिग्री पे करता है? 115 डिग्री सेल्सियस पर वो स्टरलाइज करता है। चलिए साहब देख लेते हैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन। देखिए, इसका आंसर क्या होता है? सोडियम मेटासिलिकेट। क्या होगा? सोडियम मेटासिलिकेट। चलिए अब देखिए साहब, चिकित्सीय उपकरणों को कीटाणु रहित करने हेतु स्टरलाइजेशन विधि युक्त होता है। मतलब स्टरलाइजेशन विधि का प्रयोग होता है और स्टरलाइजेशन विधि में ही सोडियम मेटासिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में चिकित्सीय उपकरणों को 115 डिग्री पर क्या कर दिया जाता है? गर्म किया जाता है। और इसके साथ साथ फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग स्टरलाइजेशन में किया जाता है। एक तो इसका भी प्रयोग होता है और इसके साथ फॉर्मल्डिहाइड का भी प्रयोग किस में होता है? स्टरलाइजेशन में। ऐसा नहीं, दोनों में से कोई भी दवा और भी दवा आती है तो 2 दवा का नाम हम लोग याद रखेंगे। एग्जाम में जिस तरह से ये पूछा है तो इसको भी पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा साहब, एक ऑप्शन में आपका था साइट्रिक एसिड था ना। तो देखिए साइट्रिक एसिड का प्रयोग क्या होता है? खाद्य भोज के रूप में किया जाता है, खाने में किया जाता है। उसके साथ साथ सफाई में जब साफ उप करते हैं हम लोग, और ख़ास करके वैसे स्थान जो फंगल वाला हो, कवक उवक का हो, फफूंदी वगैरह कहीं से कोई बीमारी अगर हो गया हो तो हम उसका प्रयोग करते हैं। और बताइए सिट्रिक एसिड किस किस में पाया जाता है? सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है ना, नींबू में पाया जाता है। आप देखिएगा कि ठंडी के दिन में ना फेसर में ना रुई जैसा हो जाता है ना, क्या कहते हैं उसको? भापदर भी हो जाता है। इसके अलावा क्या कहते हैं? रुई जैसा, उसको क्या बोलिएगा? रूसी निकल आता है, बोलते हैं ना रूसी। तो वो वाकई में रूसी नहीं है, वो होता कौन सी है? फंगल कवक होता है ना। अब देखिए वो हो गया ना, तो हम देखिएगा कि ठंडा में ना क्या कहते हैं, नींबू घिस लेता है। क्यों? क्योंकि वो फंगल इन्फेक्शन को क्या कर देता है? मार देता है। समझ में आए बातें? इसीलिए करके हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चेहरा में जो फंगल इन्फेक्शन होता है या कहीं भी होता है तो उसको हम साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड जो पाया जाता है नींबू में। इसीलिए करके देखिएगा ना कि महिला लोग ना खुद को तनी सुंदर दिखाने के लिए, साफ रखने के लिए नींबू को क्या करती रहेगी? हाँ, हल्दी चपोत लेगी, बेसन चपोत लेगी, कभी जो है सो नींबू को चपोत लेगी। आया समझ में? तो इसी वजह से, क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आया समझ में? और इसके साथ साथ आप देखिएगा कि जितना भी फेस में लगाने वाला क्रीम हो या फिर फेस वॉश हो, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। फेस वॉश भी होगा ना, उसका कंपोजिशन पढ़िएगा तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है। और उससे बना होता है जो भी सौंदर्य वाला जितना भी क्रीम होता है या फेस वॉश होता है, उसमें ये पाया जाता है। आया समझ में? देखिए सौंदर्य एसिड
जीवाणु, मोल्ड और फफूंदी को क्या करता है, मारता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं साहब थोड़ा सा। सिट्रिक एसिड जो है ये नींबू, संतरा में पाया जाता है साहब, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये एक प्रकार का कैसा अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है। कैसा अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है। ऑप्शन में एक आपका दिया हुआ था टार्टरिक एसिड, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको पता है इस किस में पाया जाता है, इमली में। किस में पाया जाता है, इमली में। और सबसे ज़्यादा टार्टरिक एसिड खाती के है, ये बात हम बोले हैं, लड़का का मुँह नहीं होता है क्या, हाँ हाँ, और सबसे ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं है। ऐसे देखिए एक ही बार में सीधा नहीं बोल देना है, बार बार बोल रहे सन्नी, मान हानि हो जाएगा फिर दिक्कत है। ठीक है ना। ठीक है, इशारों को अगर इशारों से समझे तो राज को राज रहने दें। ठीक है ना, इसीलिए करके चलिए यह भी क्या है, एक कार्बनिक एसिड होता है। चलिए साहब, उसके बाद है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपको पता है चींटी, बिच्छू ये सब में पाया जाता है। और ये डंक जब मारता है तो वहाँ पे जो जलन होता है, सूज जाता है, फूल जाता है, वो किसके कारण होता है, फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। और इसका एक और नाम है जिसका जिसको बोलते हैं रासायनिक नाम मेथोनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, मेथोनोइक। ठीक है साहब, चलिए इतना ध्यान में रखना है इससे। चलिए साहब, अगला सवाल है कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। अब देखिए ये सब सवाल हमको तो नहीं लगता है कि लूसेंट वगैरह में मिलेगा, क्या लग रहा है, ये सब मिलेगा क्या। चलिए अब देखिएगा साहब, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, इसीलिए करके कहते हैं प्रीवियस ईयर आपके सिलेबस से अधिक इम्पोर्टेंट होता है। आपको दिखाता है कि सवाल कहाँ कहाँ से निकाल रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऐसा होता है ना कि अब जो भी गाइड बुक बना है ना, चाहे लूसेंट हो, क्राउन हो, जो भी हो, हम ये कभी नहीं बोलते कि लूसेंट गड़बड़ बुक है, कभी नहीं बोलते क्राउन गड़बड़ बुक है। हम ये बोलते हैं कि अगर 70 पर रिजल्ट देता है ना तो लूसेंट आपको 50 तक पहुंचा देगा, 55 तक पहुंचा देगा। लेकिन 15 सवाल जो आपको रिजल्ट में शामिल करेगा वो सवाल आपसे होने नहीं देगा। क्योंकि लूसेंट और क्राउन सब लोग पढ़ के जा रहा है तो 50-55 सब कर लेगा। लेकिन यही जो 10 सवाल इस तरह का जो करके आता है उसी का रिजल्ट होता है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि इस तरह के सवाल से वाकिफ पहली बार आज हुए होंगे। तो चलिए देखिए, जहरीला पदार्थ आपको बताते हैं ना। आप देखते हैं क्या, वो आलू जो आलू, आप देखिए आलू कहाँ होता है, धरती के अंदर होता है। आलू क्या है, तना है, धरती के अंदर होता है। धरती के अंदर जब होगा ना तो कोई कोई आलू देखिएगा कि मिट्टी के बाहर आ जाता है। जब ऊपर में आ जाता है ना, मान लीजिए कि ऊपर में ही लगा दिया आप, बहुत ही मिट्टी का लेयर कम है और वो हरा हो जाता है, होता है ना। वो हरा क्यों होता है, हरा इसलिए होता है क्योंकि उसका आई बाहर आ गया होगा। आई मतलब समझते हैं, उसका आँख जो उसमें धब्बा धब्बा जैसा होता है, गड्ढा जैसा, वो बाहर आ गया होगा। वो जब बाहर आता है ना, सूरज के प्रकाश में जब पड़ता है, तब सूरज के प्रकाश से क्या करता है कि परावैंगनी को अवशोषित करके, थोड़ा बहुत जो परावैंगनी उसमें होता है उसको अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद एक जहरीला पदार्थ वो बना लेता है, उसका आई, समझ रहे ना। और इसी कारण वो क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, हरा हो जाता है। और वो हरा हो जाता है ना, तब वो जो क्या कहते हैं, ये हरा होना किस पदार्थ के कारण हरा हो जाता है, तो जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में, देखिए हरा आलू बोल रहा है, हरा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो आलू बाहर आया तो क्या हो गया, बाहर जो ही सूरज के प्रकाश में आएगा तो वो आलू कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। वही आलू देखिएगा कि नॉर्मली हरा दिखता है जो बाहर से निकला हो, मिट्टी के बाहर हो, जो सूरज के प्रकाश में आ गया हो। तो वो जो जहरीला पदार्थ है वो कौन सा है, सोलानाइन। क्या है, सोलानाइन, या कहीं लिखा रहेगा सोलानेन। ठीक है ना, सोलानेनिन भी लिखा मिलेगा, तो एक ही बात है, सोलानाइन सोलानेनिन एक ही बात है। ठीक है ना साहब। चलिए ये बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं साहब इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा। चलिए सोलानाइन होता या फिर क्या होता है, सोलेनिन होता के प्रयोग से जीव, अब देखिए अगर ये अधिक हो जाए, थोड़ा बहुत है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या करिए, सारे जितना भी हरा आलू है ना, एक दिन ऐसा करिए सारे हरा आलू को चुन लीजिए और उसी का सब्जी खाइए। ऐसा समझ बात है। अगर उसमें अधिक मात्रा हरापन अधिक है और उसमें सोलेनिन अधिक हो जाएगा, अगर आप खा लिए तो याद रखिएगा आपको क्या होने लगेगा, जीभ मितलाने लगेगा, मतलब जी नोचने नहीं लगेगा, मतलब क्या, मन उल्टी जैसा करेगा, लगेगा कि अब उल्टी हो जाएगा, ऐसा मन करेगा। और इसके साथ साथ लगेगा भी कि उल्टी हो जाएगा, और किसी किसी को क्या होगा, उल्टी हो भी जाएगा, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो विषैला पदार्थ आप खा लिए साहब, वो जहरीला पदार्थ है, उसको आप खा लिए।
फेंक देते हैं, अब ये फेंकते होंगे, हमरा नहीं पता है। या सारा आलू होता है तो मम्मी कहती है कि बगल से काट दो, बगल वाला दे दो, तो नहीं कि हम नहीं जानते हैं। तो अब ये लोग काट के, ये लड़की लोग काट के मतलब वो आलू को हटा भी देती होगी ना, तो मम्मी उठा के लाती है, फेंक दी, पैसा नहीं लगता तोरा, नहीं बुझाता है? आधा को काटो आधा को दो। हमारा यहाँ झूठ नहीं बोलो रवि, हाँ विश्वास क्या होगा। चलिए अब देखिए, सोलेनिन की अधिक मात्रा आलू की आई सूर्य के प्रकाश में आने से उत्पन्न होती है। सोलेनिन की जो मात्रा आ जाती है जब आलू का आई यानी आँख, वो डॉट बाहर आएगा, धरती से बाहर आ गया, सूर्य का प्रकाश पड़ा, तब वो हो जाएगा हरा, और तब उसमें जो है सो क्या कहते हैं, किसका उत्पन्न हो जाएगा, ये सोलेनिन इसमें उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, और जिसके कारण ये जहरीला हो जाएगा। और जहरीला पदार्थ अगर आप खाइएगा आलू को, तो फिर आप क्या कहते हैं, आपका जिम मितलाएगा, उल्टी हो जाएगा, सर में दर्द होगा, ये सारी चीज़ें होना आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है साहब। चलिए अब देखिए साहब, ये जहरीला पदार्थ था। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसा भी है जो तीखापन किसके कारण आता है, इस तरह से सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि मूली में तीखापन, मूली जो तीखा लगता है ये किसके कारण होता है? बहुत मूली देखिएगा मीठा लगेगा, बहुत मूली तीखा, बहुत ज़्यादा तीखा होता है, जिसको बोलते हैं झांस लग रहा है बहुत, बोलते हैं ना, तो हाँ झौसाइन लगता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि मूली में जो तीखापन आ रहा है किसके कारण आ रहा है? आइसोसाइनेट के कारण। किसके? आइसोसाइनेट के कारण हो रहा है। और आपको पता है ना कि भोपाल में एक गैस लिखा था, कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनाइट, यही था ना। चलिए साहब, तो उसमें मिथाइल मिला हुआ था, इसमें केवल क्या है? आइसोसाइनेट। और जो ही अगर इसमें मिथाइल अगर डाल देंगे ना, तो फिर आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा, फिर आप जो है सो क्षुद्र ग्रह पर पहुंचने की तैयारी कर लीजिएगा, ऐसा में। चलिए अब देखिएगा साहब, मिर्च में तीखापन ये किसके कारण होता है? कैप्सोसिन के कारण। किसके कारण? कैप्सोसिन के कारण। मिर्च में तीखापन जो होता है कैप्सोसिन के कारण। अगर जो मिर्च तीखा नहीं लग रहा है तो समझ जाइए कि उसमें किसकी कमी है? कैप्सोसिन। ये सब तो हम लोग आराम से याद रख सकते हैं। मूली का समय आया, अगर खा रहे हैं मूली, झांस लग रहा है, तो सीधा बोलना नहीं कि मूली झांस लग रहा है, सीधा बोलेंगे आइसोसाइनेट इसमें अधिक है। ऐसा में देखिए, एक ऑब्जेक्टिव आपका याद हो गया। मिर्च अगर तीखा नहीं है तो सीधा बोलेंगे इसमें कैप्सोसिन की कमी है, आयसन में। या अधिक तीखा है तो बोले बाप रे बाप, कैप्सोसिन बहुत है इसमें, आयसन में। देखिए आपको याद हो जाएगा आराम से। तो चलिए, गाजर में नारंगी रंग ये किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। प्याज में लाल रंग किसके कारण? कैप्सोन्थिन के कारण। किसके कारण? कैप्सोन्थिन के कारण। गाजर में, गाजर देखिएगा, एक होता है नारंगी रंग का और एक गाजर होता है एकदम लाल होता है, दो तरह का गाजर। और एक गाजर काला भी होता है हल्का का। तो गाजर में किसके कारण होता है लाल रंग? ये किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन। क्या बोले? क्या बोले? ना ठीक है। गाजर में लाल रंग ये किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। और बाजरे में फफूंदी जो होता है, फफूंदी रोग, वो होता है किसके कारण? अच्छा, बाजरे में अगर फफूंदी हो जाए तब वो किसके कारण होता है? अर्गट के कारण। मतलब क्या? अर्गट, अर्गट एक पदार्थ है जो अगर फफूंदी लग गया ना तो ये चिपचिपा पदार्थ हो जाता है, चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। और ये बाजरा में होता है एकदम। देखिएगा बाजरा के ऊपर में ना, जहाँ निकलता है बाजरा, उसके ऊपर ना ऐसे करके छुइएगा ना तो उजला उजला रहेगा, ऐसे छुइएगा चिपचिपा जैसा लगेगा, तो वही है अर्गट। क्या है वो? अर्गट। आपके ऑप्शन में दिया होता है शायद अर्गट है शुरू में, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला देखते हैं साहब, अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्म जीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? बताइए। अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्म जीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? आंसर क्या आ जाएगा इसका? 37 डिग्री। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा साहब 37 डिग्री। जितना आपका बॉडी टेम्परेचर है उसमें जीवाणु जो होता है सूक्ष्म जीव वो अधिक वृद्धि करता है। मतलब आपके बॉडी में जितना 37 डिग्री टेम्परेचर होता है ना बॉडी का लगभग, तो उसमें वो अधिक वृद्धि करता है। इसीलिए करके देखते हैं कि मनुष्य अधिक बीमार जो होता है ना, इसी के कारण होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, हम भी जिंदा इतना में ही रह सकते हैं, 37 डिग्री में ही। थोड़ा बहुत कम घट जाए अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम जाए तो जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। और सूक्ष्म जीव को भी ना बढ़िया जो है ना एनवायरनमेंट 37 डिग्री पर ही मिलता है, आया समझ में। वो वृद्धि अधिक करता है, इसीलिए करके हम लोग बीमार भी अधिक होते हैं, क्यों? हमारा बॉडी का टेम्परेचर और सूक्ष्म जीव का वृद्धि होने का जो टेम्परेचर होता है दोनों क्या होता है? इक्वल होता है, आया समझ बात है। चलिए
देख लेते हैं साहब थोड़ा सा इसमें। रोगाणुकारक सूक्ष्म जीव 20 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री सी के बीच में क्या होता है, अधिकतम वृद्धि करता है। ऐसे इसका मेन जो रेशियो है 37 से, लेकिन अगर 20 से कम हो जाए तब उसकी वृद्धि दर घट जाएगी, और 45 से अधिक हो जाए टेम्परेचर फिर भी इसकी वृद्धि दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है ना साहब। तो इसके लिए आदर्श जो होता है वृद्धि करने का टेम्परेचर वो 20 डिग्री से 45 डिग्री, लेकिन एक्चुअल जो 37 डिग्री होता है उसमें सबसे अधिक ये वृद्धि करता है। आज समझ बात है। चलिए, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले जीव श्वसन द्वारा, पेयजल द्वारा और भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने की विधि ये है, अचानक से शरीर में, ऐसा नहीं कि शरीर में उत्पन्न होता है, जो शरीर में उत्पन्न होता है याद रखिए वो हमेशा क्या होता है, शरीर के लिए बेहतर ही होता है। ऐसा बहुत चीज़ें हमारे शरीर में, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसा है जो हमारे भोजन के पाचन में और भी चीज़ों में मदद करता है, वो बताएंगे जब आमाशय वगैरह पढ़ेंगे तो बताएंगे। चलिए, वे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप, नहीं टेलीस्कोप का नहीं ना। हाँ, बहुत बढ़िया। और टेलीस्कोप से किसका प्रयोग करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो दूर का वस्तु देखेंगे तब उसमें हम लोग टेलीस्कोप को, जिसको बोलते हैं दूरदर्शी। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जीवाणु आता है, आर्किया, कवक, शैवाल, ये सब सूक्ष्म जीव में आते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो आपको किस में मदद करता है, दूध से दही में। एजिटोबैक्टर एसिटाई ये मदद करता है शरीर में, हमारे शरीर में पाचन में। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम ये भी पाया जाता है आंत में। ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें हमारे बॉडी में जो होता है ना, ये हमें मदद करता है पाचन वगैरह में। ठीक है ना साहब। और ये मदद करता है हमको दूध से दही बनाने में। चलिए साहब, इतना फैक्ट्स याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, टेम्परेचर पूछा था केवल। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। अब देखिए सवाल की प्रकृति क्या है। हम लोग क्या पढ़ते थे कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, पढ़ते थे ना। तो विटामिन पूछेगा तब बोलेंगे विटामिन डी, लेकिन आप देख रहे हैं दोनों सवाल, एक था कैल्शियम की कमी, जैसे में विटामिन के पढ़ते हैं हम लोग, और एक है आपका विटामिन डी पढ़ते हैं हम लोग। उसमें पूछ दिया कौन सा, उसमें भी धातु पूछ दिया है। आप देख लें ना कि हम विटामिन के पढ़ते थे तो वो सवाल पूछ दिया धातु से, हम विटामिन डी पढ़ते थे सवाल पूछ दिया धातु से। देख रहे हैं साहब, क्या बोले, होबे करेगा, काहे न होगा। तो चलिए आप देखिए, कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है। आपको बताए थे कि कैल्शियम की कमी से, वहाँ क्या बताए थे, रक्त अल्पता, रक्त मतलब क्या, रक्त को जमने में वो मदद करता है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हीमोफीलिया हो जाता है। लेकिन बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाए तब उसको क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसको रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स मतलब समझते हैं, रिकेट्स बीमारी मतलब हड्डी उड्डी उसका क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, है ना, झूलेगा, समझ, पतला हो जाएगा, आया समझ बात है, लकड़बग्घा बन जाएगा, समझ रहे हैं। आलू खेत में जो टांगते हैं ना हम लोग बिजुक्का, वैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं बात है। पेट निकल जाएगा इतको, और हाँ हाथ पैर लगेगा, ऐसे झूल रहा है लकड़ी के जैसा, ऐसा नहीं बात है। तो उसको कौन सा बीमारी हो गया, और इसके साथ साथ हाथ पैर टेढ़ा भी हो जाता है, ऐसा में धनुष के जैसा ऐसा हो जाएगा पैर, समझ, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसा नहीं बात है। तो उसको क्या बोलेंगे, बच्चा को कौन सा बीमारी हो गया, रिकेट्स हो गया। तो रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है बताइए, आयरन की कमी से। एनीमिया जो बोले थे हिंदी में उसको बोलते हैं रक्त अल्पता, बोलते हैं ना, अभी बोले थे ना, आयरन की कमी से। ठीक है साहब। रतौंधी किसके कारण, रतौंधी किसके कारण बताइए, विटामिन ए। और ये सूखा रोग क्या है, हाँ हाँ, चलिए देखिए ना, पता चल जाएगा। चलिए अगला देखिएगा साहब कि कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी। विटामिन पूछेगा, डी की कमी से फिर भी बच्चा में रिकेट्स रोग। धातु के बारे में पूछेगा तो कैल्शियम की कमी से भी बच्चों में कौन सा रोग, रिकेट्स रोग होता है।
ठीक है साहब। उसके बाद बच्चों में प्रोटीन की कमी से, बच्चा के शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तब उसको कौन सा रोग होगा? क्वाशियोर्कर रोग। कौन सा हो जाएगा? क्वाशियोर्कर रोग हो जाएगा और मरासमस रोग हो जाएगा। ये भी साहब VVI है, कई बार पूछा गया, आगे आपको मिलेगा। ठीक है साहब। तो बच्चों में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी तो रिकेट्स रोग, बच्चों में प्रोटीन की कमी तो क्वाशियोर्कर और मरासमस रोग होता है। ठीक है साहब। और देखिए आप, क्वाशियोर्कर रोग में क्या होता है? बच्चों का हाथ पैर कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। रिकेट्स और ये लगभग लक्षण सेम ही होता है। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? पेट का बाहर निकलना, पेट निकल जाएगा बाहर, पेट एत्तो हो जाएगा, टिंडा जैसन ऐसा में, और हाथ पैर एकदम झूलते रहेगा, लकड़बग्घा जैसन ऐसा में बात है। तो उसको कौन सा बीमारी धर लिया है? हाँ। और ये वैसे जिसको बोलते हैं कुपोषण अब हो गया, बोलते हैं ना, तो उसमें होता है क्या कि खाना बच्चा अधिक खा लेगा, उसका खाना नॉर्मली पच नहीं पाता है, जिसके कारण बॉडी में नहीं लगेगा, खाली उसका खाना पेटे में लग जाएगा ऐसा में, पेट हो जाएगा ढोलक जैसन। तो उसको कौन सा बीमारी हो जाएगा? क्वाशियोर्कर रोग ऐसा में बात है। चलिए अब देखिएगा साहब, मरासमस, अगला है मरासमस। इसमें बच्चों के मांसपेशी क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है। बच्चा का मांसपेशी जो हो जाएगा ना, ढीला हो जाएगा, मतलब हड्डी अलग हो जाएगा और उसका मांसपेशी ऐसे ऐसे लटक जाएगा, समझ रहे? पॉलीथीन के जैसा ऐसा झूलते रहेगा मांस ऐसा, जैसे बूढ़ाड़ के देखते हैं ऐसे हाथ ऊपर करेगा ना, ये सारे लटक करके नीचे आ जाएगा, समझ रहे? उसी तरह से बच्चा में हो जाता है ऐसा। तो उसको कौन सा रोग बोलेंगे? मरासमस। और किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से ऐसे में। इसीलिए करके देखते हो कि बच्चा को ना डॉक्टर वगैरह कहेगा कि इसको दाल पिलाइए, दाल का पानी पिलाइए, इसीलिए बोलते हैं ताकि उसको प्रोटीन मिला करे ऐसा नहीं बात है। तो दाल का पानी पिलाइएगा तो 2 बीमारी से बचिएगा, एक क्वाशियोर्कर रोग से और एक मरासमस से ऐसा में। चलिए क्लियर है साहब। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब देखिए कुछ विटामिन के कमी से भी रोग होता है। तो विटामिन क्या बोले? किसके बारे में? हाँ अभी बोल देंगे, आप चिंता मत करिए ना, लास्ट तक चलिए ना अभी। हाँ क्या हुआ? गड़बड़ा दिया हम? चलिए देखिए, विटामिन और उसका रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग। क्योंकि रोग अगर कमी देख ले ना, 2 सवाल पूछा आपको, 2 सवाल पूछा ना कि धातु की कमी से, विटामिन की कमी से, तो हो सकता है कि आपको वो छोड़ करके ये सबसे पूछ दे सवाल। तो आप डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा ना इग्नोर मत किया करिए। अगर इग्नोर करते हैं ना साहब, तो मेरा तो कोई है नहीं कुछ भी, अगर इग्नोर कर रहे हैं तो आपकी मर्जी। हम तो सलाह देंगे साहब, हम आपको केवल सलाह दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरह, अनुच्छेद 143 की तरह। मानना या ना मानना आपका काम है, राष्ट्रपति की तरह ऐसा में। आप लोग तो राष्ट्रपति हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट है, आपको सलाह देंगे बाबू पढ़िए, डिस्क्रिप्शन पर ध्यान दीजिए, जो आपको देते हैं वो आत्मसात करिए। लेकिन मेरा काम है सलाह देना, अनुच्छेद कितना से 143 के तहत से। लेकिन मानना या ना मानना आपका काम है, क्योंकि आप तो राष्ट्रपति है साहब। तो चलिए अगला देखिएगा साहब कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेटिनॉल। और इसके कमी से कौन सा हो जाता है? रतौंधी और जीरोप्लाथेलमिया। ठीक है, ये बीमारी हो जाता है। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमिन। इसमें कौन सी बीमारी? बेरी रोग। विटामिन B2, इसको क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। इसमें क्या होता है? त्वचा एवं जीभ का फटना, ठीक है ना, विटामिन B2 के कारण। विटामिन B3, इसको क्या बोलते हैं? नियोसिन। और इसमें कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। देखिए, पेलाग्रा अलग है और पीलिया अलग है, दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। पेलाग्रा जो होता है ना, ये त्वचादाद, क्या बोलते हैं इसको? त्वचादाद बोलते हैं। और जो पीलिया होता है ना, इसमें हाथ पैर पीला हो जाता है, लिवर आपका डैमेज हो जाएगा, वोमिटिंग होगा, बुखार आएगा, वो पीलिया रोग हो साहब, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। चलिए साहब, उसके बाद देखिए 4D सिंड्रोम, इसकी कमी से होगा। विटामिन B5, इसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। इससे क्या होगा? बाल सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है, मंद बुद्धि हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगा साहब। मंद बुद्धि हो जाएगा और क्या हो जाएगा? बाल सफ़ेद हो जाएगा। किसके कारण? अगर आपको विटामिन B5 की कमी हो जाएगा, मतलब पेंटोथेनिक की अगर कमी हो जाएगा, तो याद रखिए आप क्या हो जाएगा? बाल सफ़ेद, बूढ़ा हो जाएगा। बाल पकना मतलब बूढ़ा होना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं।
तो हमने जाएगा सन्नी यहाँ कि हेमोपैथिक वाला दबा दीजिए, हमारा बाल पक रहा है। तो चलिए अगला देखिएगा विटामिन B6, इसको क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से आपको क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है, त्वचा रोग हो सकता है साहब। उसके बाद B7, इसको क्या बोलते हैं? बायोटिन। इससे क्या हो जाएगा? आपको लकवा हो सकता है और बाल गिर सकता है, बाल गिर सकता है, ठीक है साहब। इसी लेकर के आप जाइएगा, देखिएगा कि डॉक्टर वगैरह बाल वगैरह गिरता है तो आप देते होंगे दवा हेमोपैथिक में, तो उसमें देखिएगा कि विटामिन B7 रहता है, विटामिन E रहता है, ये सब मिला करके हम लोग देते हैं ना। चलिए उसके बाद B11 इसको क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड बोलते हैं। इसके कारण भी आपको एनीमिया हो सकता है और पेचिस हो सकता है, ठीक है साहब। विटामिन B12 इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन, इसके कारण भी आपको एनीमिया हो सकता है और पांडु रोग। पांडु रोग क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं कहते कोढ़िया फूट गया है, कोढ़ी हो गया है। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग क्या बोलते हैं इसको? कुष्ठ रोग बोलते हैं पांडु रोग को, ठीक है ना। और बाकी गांव घर में हम तो बोलबे करते हैं कोढ़ फूट गया है कि नहीं। तो चलिए हंसता है, सही बात बोलते हैं, अपना भाषा में याद रखिए ना, सब बात ठीक रहेगा। चलिए विटामिन C, इसको क्या बोलते हैं? एस्कर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कर्बिक एसिड के कारण क्या हो जाएगा? एस्कर्बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? मसूड़ा का फूलना। मसूड़ा वगैरह अधिक फूल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन C की कमी है साहब। चलिए साहब उसके बाद विटामिन D, इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। इससे क्या हो सकता है आपको? रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स हो सकता है, अभी बताए थे। चाहे तो वो कैल्शियम की कमी हो जाए, धातु में पूछेगा तो, और विटामिन का पूछेगा तो, सही बात है। चलिए ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया ये बीमारी हो जाएगा। विटामिन E की कमी हो जाएगा तो टोकोफेरॉल, और इसमें क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल, और इसमें क्या हो जाएगा कि जनन शक्ति का कम हो जाना, जनन शक्ति का कम हो जाना, ठीक है साहब। और ये दवा देखिएगा कि विटामिन E का जो टेबलेट है ना, अधिकतर बाल में भी लगाती है, और ऐसे भी पुरुष आजकल देखिए इतना फास्ट फूड और जितना भाग दौड़, महिलाओं में फास्ट फूड और पुरुषों में भाग दौड़, क्योंकि महिला जो फास्ट फूड खाएगी तो कहाँ से खाएगी? पुरुष भाग दौड़ करेगा तब ना, मतलब आया समझ बात है। तो दोनों को बीमारी हो जाता है, पुरुष भाग दौड़ किया इसके लिए तो हो गया, और महिला लोग इसको घर में नहीं रहना चाहिए, ये घर में रह गया गड़बड़ा गया, तो वो फास्ट फूड खाएगी, तो फास्ट फूड खाएगी तो फिर उसमें भी तो फास्ट फूड खाना और भागदौड़ की ज़िंदगी, ये दोनों चीज़ें अभी वर्तमान में क्या है कि जनन शक्ति को कमज़ोर कर रहा है, आए समझ में। क्योंकि पुरुष का देखिए, और आजकल पुरुष भी जो है ना इतना हो गया ना दुलारू कि मत पूछिए, कि अगर कहीं भी जाएगा तो साइकिल से, पैदल की तो बातें ख़त्म है। अब साइकिल भी अब बहुत कम 20%, बाकी 80% अब बाइक से, क्योंकि दहेजुआ गाड़ी अब मिल जाता है, एको को भाई के मिल गया तो बाकी जितना दर्जन भाई है के पर चढ़ता है, सही बात है कि नहीं है। तो सब लंबर लगेने रहता है, तो हाँ, तो वही अब देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो पुरुष का जो टेस्टेज होता है ना, उसका टेम्परेचर हमेशा बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम होना चाहिए। टेस्टेज का टेम्परेचर हमेशा बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए, तभी वो शुक्राणु को पैदा कर सकता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? टेस्टिज में बनता है, वृषण में बनता है। तो शुक्राणु का बनने के लिए ना बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिज को 2-3 डिग्री कम होना चाहिए। लेकिन हम लोग बाइक पर चढ़ते हैं, साइकिल पे भर भर दिन चेयर पे बैठे रहना, तो होता क्या कि टेस्टिज का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो ही टेस्टिज का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और कंटिन्यूसली ऐसा होता है, तो जो ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो शुक्राणु का बनना कम हो जाएगा, और शुक्राणु का बनना कम होना मतलब जनन शक्ति का कमज़ोर हो जाना, कम हो जाना, आए समझ में। तब वैसे पुरुषों को विटामिन E की गोली लिखा जाता है, आए समझ बात है। चलिए विटामिन के इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। और इसके कारण से क्या होता है? रक्त का ना बनना, इसकी कमी अगर हो जाएगा विटामिन के की, अभी बताएं विटामिन के बारे में बताएं, धातु के बारे में बताएं, प्रोटीन के बारे में बताएं, सारे बातें बताएं साहब। देखिए एक ही चीज़ों को कितना बार रिपीट हम लोग कर रहे हैं, अब फिर भी अगर सवाल आएगा और छोड़ दीजिएगा तो फिर हमारा गलती होगा क्या? नहीं होगा ना साहब। चलिए केवल साहब आत्मविश्वास के साथ अपने आप पे भरोसा रखिए, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं रखते तो आप बेहतर नहीं कर सकते हैं साहब। एक बात, चलिए सब रहने दीजिए, नहीं हो पाएगा, ये 5 सवाल आज हो पाया है, चलिए रहने दीजिए आज इतना ही। क्या बोले?